हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए 2023 के एपीएफसी एग्जामिनेशन की डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। आप लोग जानते हैं कि भाई किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में पीवाईक्यू की एनालिसिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि वहीं से हमें पता लगता है कि भाई पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या था, किस कंपोनेंट में हमें कितनी मेहनत करनी है और किस टाइप के और किस नेचर के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आज हमारी डिस्कशन इन्हीं पर्टिकुलर पॉइंट्स पे रहेगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग एपीएफसी एग्जाम के बारे में एक सिंगल जगह पर सारी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, आप लोगों को जानना है कि भाई पैटर्न क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, क्या रोल होगा हमारे एपीएफसी ऑफिसर बनने के बाद, डिकोडेड सिलेबस क्या है, पीवाईक्यूज कहां से मिलेंगे, तो एक सिंगल सोर्स हम आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी टोटली फ्री। तो सर, गाइड बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, इसको डाउनलोड कीजिए और इसको अपनी प्रिपरेशन का हिस्सा बनाइए। ट्रस्ट मी, आप लोगों का बहुत सारा टाइम जो आप यूट्यूब पे सर्च करते हुए बिता देंगे वो बच जाएगा और आप उसको प्रिपरेशन में लगा पाएंगे। फिर दोस्तों शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, जहां पर हम डिटेल्ड एनालिसिस की बात करते हैं। दोस्तों, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में अगर आपने स्कोप ऑफ प्रिपरेशन डिसाइड करना है कि भाई मेरी बाउंड्री ऑफ प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए, तो वो डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ सिलेबस ऑफ द एग्जामिनेशन एंड पीवाईक्यूज। अगर सिलेबस आपको बताता है कि भाई आपको क्या पढ़ना है, तो पीवाईक्यूज आपको बताते हैं कि भाई आपको कितना पढ़ना है। तो यहां पर हम पीवाईक्यू से बहुत सारी जो फाइंडिंग्स है उनको नोट करेंगे और देखेंगे कि भाई हमारी एपीएफसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी किस तरीके की होनी चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें पीवाईक्यू से पता लगता है वो ये पता लगता है कि भाई किस कंपोनेंट की कितनी वेटेज है, किस कंपोनेंट को कितना ध्यान देना है, किस कंपोनेंट की प्रायोरिटी हाई होनी चाहिए, किसकी लो प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो यहां पर मेरे सामने 2023 का एपीएफसी एग्जामिनेशन का एक जो है सब्जेक्ट वाइज जो है वेटेज मैंने एक चार्ट बनाया है। तो यहां पर अगर मैं क्वांट एंड रीजनिंग की बात करूं तो 15 क्वेश्चन क्वांट एंड रीजनिंग के पूछे गए, जो कि 2015 और 2012 के एपीएफसी एग्जामिनेशन की तुलना में कम थे। अगर मैं 15 की बात करूं तो द क्वांट वाज हैविंग अ वेटेज ऑफ मोर देन 25 क्वेश्चंस, लेकिन इस बार सिर्फ 15 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। बट दोस्तों क्वेश्चन इजी नहीं थे, मैं आगे बताऊंगा भी आपको। तो काफी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हमें देखने को मिले क्वांट से। इंग्लिश का लेवल बढ़ा है और 20 क्वेश्चन आपके इंग्लिश से पूछे गए हैं इन दी एपीएफसी 2023 एग्जामिनेशन। तो जो भी लोग 2024 या 25 में एपीएफसी एग्जाम को टारगेट करने की सोच रहे हैं, ट्रस्ट मी, इंग्लिश आपका एक तुरपका इक्का हो सकता है। तो इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बहुत हाई हैं और डिफिकल्टी लेवल भी उतना ज्यादा नहीं है। अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट एक कंपोनेंट रहा 2023 में। अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि पहले वाले एपीएफसी एग्जामिनेशन में अकाउंट से इतने ज्यादा क्वेश्चन कभी भी नहीं पूछे गए और हमें 2023 में सीधा 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं अकाउंट से। तो अगेन, जिन लोगों को लग रहा था कि भाई ईपीएफओ स्पेशल कंपोनेंट्स को हम कम वेटेज दें, उनको छोड़ भी दें क्योंकि हम जीएस पे और क्यूआरई पे खेलना चाहेंगे पेपर में, तो उनके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था, क्योंकि यहाँ पर अकाउंट्स, आईआर एंड लेबर लॉ और सोशल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन गए हैं 2023 के एपीएफसी पेपर में। आईआर एंड लेबर लॉ से 14 क्वेश्चन पूछे गए, अगेन अ वेरी हाई नंबर। इंडियन पॉलिटी से 9 क्वेश्चन, जनरल साइंस, हिस्ट्री और कंप्यूटर अवेयरनेस से तीनों से 10-10 क्वेश्चन पूछे गए। और दोस्तों तीनों ही जो कंपोनेंट है वो हमेशा की तरह यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। और अगर मैं इकोनॉमी की बात करूँ दोस्तों, इकोनॉमी की वेटेज काफी कम थी, कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड इकोनॉमिक से क्वेश्चन नहीं था। जो करंट अफेयर है वहां पे 8 क्वेश्चन थे और सोशल सिक्योरिटी एक्ट से 5 और पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन से 3 क्वेश्चन थे। तो ओवरऑल जो पेपर है वो अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था, कि क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और कंप्यूटर नॉलेज से जो है 33% पेपर। अगर मैं अकाउंट्स, सोशल सिक्योरिटी, आयरन एंड लेबर लॉ की बात करूं तो अराउंड अगेन 33% पेपर। और अगर मैं जीएस की बात करूं तो वहां से भी 33% पेपर। तो जो हम हमेशा कहते हैं कि भाई 3 डोमेन आपके एपीएफसी एग्जाम की प्रिपरेशन में है, वो तीनों डोमेन से पेपर हमें इक्वल नंबर्स में देखने को मिला है। तो आप किसी भी डोमेन को डाउन नहीं कर सकते, उसको लो प्रायोरिटी नहीं दे सकते। आपको हर एक डोमेन को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है अगर आप एपीएफसी एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं। दोस्तों ये तो बात रही ओवरऑल वेटेज ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट की। अब हम बात करते हैं कि भाई हर कंपोनेंट में किस तरह के क्वेश्चन थे और उसमें क्या वेटेज थी और उसमें क्या डिफिकल्टी लेवल था। अगर मैं क्वांट एंड रीजनिंग की बात करूं दोस्तों, द पेपर वॉज अ टिपिकल यूपीएससी सीसेट पेपर लाइक पेपर, क्योंकि यहां पर जो क्वेश्चन थे वो वैरायटी ऑफ टॉपिक से पूछे गए थे। ज्योमेट्री के क्वेश्चन भी थे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी थे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी थे। जनरली क्वांट में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई हमसे न्यूमेरिकल सॉल्व करवाया जाएगा, हमसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा जहां पर वैल्यूज होंगे। लेकिन अगर आप कुछ क्वेश्चन देखें तो यहां पर आपको सोचना भी था, आपके पास कंसेप्ट की जो क्लैरिटी है वो भी होनी चाहिए थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर कोई आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा, उन्होंने न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करवाया। यहाँ पर उन्होंने कंसेप्ट पूछा आपसे कि भाई अगर रियल रूट्स होंगे तो कौन सी इनमें से इक्वेशन करेक्ट होनी चाहिए, अल्फा बीटा का रिलेशन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर अगेन आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। उसके अगर आप क्वेश्चन भी देखें दोस्तों, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, अगेन जैसे ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ये आपका जो है
ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन था, अगेन यहाँ पर जो है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था। तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन थे और हर टॉपिक, अगर मैं नंबर सिस्टम की बात करूँ वहाँ से क्वेश्चन था, अगर मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करूँ वहाँ से क्वेश्चन था, अगर मैं डीआई की बात करूँ तो उसका भी एक क्वेश्चन था। तो कोई भी टॉपिक इन्होंने छोड़ा नहीं और जो 15 क्वेश्चन थे वो आपके क्वांट एंड रीजनिंग के डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं उनकी नॉलेज का टेस्ट कर रहे थे। तो अगेन यहाँ से हमें क्या आइडिया मिलता है, हमें एक बहुत क्लियर आइडिया ये मिलता है कि भाई हमें कोई भी टॉपिक छोड़ के नहीं जाना, हमें एवरेज प्रिपरेशन हर एक टॉपिक की करनी है। जनरली हम जब सिलेबस को डिकोड करते हैं तो हम देखते हैं ना कि भाई ये टॉपिक इंपॉर्टेंट ज्यादा है, इसको प्रायोरिटी में प्रिपेयर कर लेते हैं, इन टॉपिक्स को छोड़ देते हैं। लेकिन क्वांट में आपने मिस्टेक नहीं करनी है। जितने भी टॉपिक हमने आपको बताए हैं फ्रॉम नंबर सिस्टम टू ट्रिग्नोमेट्री या फिर ज्योमेट्री, आपने सारे टॉपिक्स कवर करने हैं और किसी भी टॉपिक से आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। और अगेन मॉडरेट जो क्वेश्चन थे वो काफी ज्यादा थे, लगभग 9 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे। और मॉडरेट लेवल में अगेन मैं क्या कंसीडर कर रहा हूँ क्वांटिटेटिव रीजनिंग में, कि आपकी स्पीड प्लस एक्यूरेसी हाई यहाँ पर चाहिए थी। मतलब इजी क्वेश्चन क्या होता है कि जहां पर क्वेश्चन देखते सॉल्व हो जाए, बहुत ज्यादा टाइम ना लगे, ठीक है, और 1 मिनट के अंदर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। लेकिन जो मॉडरेट लेवल क्वेश्चन थे वो डिफिकल्ट इस वजह से भी थे कि वहां पे ज्यादा टाइम लग रहा था, और वो डिफिकल्ट इस वजह से भी थे थोड़े से कि भाई थोड़े से वहां पर आपको जो है कंसेप्ट्स की एप्लीकेशन अच्छे से करनी थी। तो मॉडरेट लेवल क्वेश्चन वाज 9, इजी क्वेश्चन वाज 3 एंड टफ क्वेश्चन वाज 3। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो कि आपको 2-2.5 मिनट का टाइम वेस्ट करवाते, तो वहां पर अच्छा ये रहता कि भाई उन क्वेश्चन को अवॉइड करके आप आगे बढ़ते। तो दोस्तों क्वांट एंड रीजनिंग में अगर आप लोग आगे वाले एग्जाम के लिए टारगेट इसको कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपको अच्छे क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं। आप लोग इजी क्वेश्चंस के बहाने या फिर इजी क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके एग्जाम में अच्छा स्कोर करने की नहीं सोच सकते। आपको काफी क्वालिटी क्वेश्चंस डिफरेंट एग्जाम के प्रिपेयर करने पड़ेंगे। और एक और बात ध्यान रखिएगा कि आपकी एक्यूरेसी विद स्पीड बहुत मैटर करती है। सिर्फ एक्यूरेसी मैटर नहीं करेगी, विद स्पीड मैटर करेगी। आपकी अच्छी खासी स्पीड होनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने की। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जनरल इंग्लिश की। दोस्तों दिस वाज वन सच कंपोनेंट जहां पर लोगों के चेहरे पहली बार खिले पेपर के बाद, क्योंकि पेपर ओवरऑल वाज नॉट एट ऑल इजी पेपर। अगर आप 2023 का पेपर देखें पेप्सी का, तो अगर कोई बोले कि भाई इजी पेपर था तो मैं उससे बहुत डिसएग्री करूंगा, क्योंकि पेपर वाज मॉडरेट टू डिफिकल्ट और उसमें जो एक सेक्शन थोड़ा इजी आ गया वो इंग्लिश का आ गया। तो यहां पर अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो 10 क्वेश्चन मॉडरेट थे और 6 क्वेश्चन इजी थे। तो ओवरऑल अगर आपने इंग्लिश पढ़ी हुई थी, आपकी ग्रामर, आपकी वोकेबलरी अच्छी थी, तो आपके 15 से जो है 16 क्वेश्चन आराम से ठीक होने वाले थे इस पेपर में। अगर आप क्वेश्चन भी देखें तो देखो, एक क्वेश्चन तो रीडिंग कंप्रहेंशन का था जहां पर आपसे 5 क्वेश्चन पूछे गए, तो वहां पर तो सबने अच्छा स्कोर किया ही था। उसके बाद 5 क्वेश्चन ऐसे थे जहां पर आपको पी क्यू आर एस ऐसे उन्होंने 4 कॉम्बिनेशन दे दिए। आपको इनको अरेंज करना था लॉजिकल ऑर्डर में ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। अगेन क्वेश्चन टफ नहीं था और काफी लोगों ने इसमें अच्छा परफॉर्म किया। जो क्वेश्चन दो टफ लगे, दो टाइप के लोगों को जहां पर उनको थोड़ी नेगेटिव मार्किंग में देखने को मिली, वो थे एंटोनिम और एक पर्टिकुलर पॉइंट को फ्रेज में कन्वर्ट करना, कि भाई जो इन्होंने पूरा फ्रेज लिखा है इसको किस वर्ड से हम रिप्लेस कर सकते हैं। वो क्वेश्चन लोगों को थोड़े टफ लगे। बट अगेन अगर इनमें 5-5 क्वेश्चन पूछे गए थे तो 5 में से आप 3 क्वेश्चन तो बहुत इजीली कर पाते इन दोनों में से। तो ओवरऑल इंग्लिश में सिर्फ 4 क्वेश्चन टफ थे जहां पर आपको थोड़ा सा अच्छी इंग्लिश की वोकेबलरी की नॉलेज होनी चाहिए थी। अदरवाइज द पेपर वाज क्वाइट डुएबल और काफी लोगों ने काफी अच्छा स्कोर भी किया था इंग्लिश में। अगर मैं बात करूं करंट इवेंट्स की, दोस्तों जनरली हम यूपीएससी एग्जाम में ये मानते हैं कि भाई करंट इवेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल है इस एग्जाम की सिलेक्शन में। दोस्तों एपीएफसी एग्जामिनेशन में भी अगर मैं करंट इवेंट्स की बात करूं तो यहाँ पर कुछ डायरेक्ट रोल हमें करंट इवेंट्स का देखने को मिलता है। डायरेक्ट रोल का मतलब क्या है कि कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली करंट अफेयर से आते हैं और कुछ हमें इनडायरेक्ट रोल देखने को मिलता है। इनडायरेक्ट रोल का मतलब क्या है कि जो क्वेश्चन पॉलिटी से या फिर मॉडर्न हिस्ट्री से या फिर इकोनॉमिक्स से पूछे जाते हैं, उनका कहीं ना कहीं जो संदर्भ है, जो उनका कंटेक्स्ट है, वो करंट अफेयर में होता है। फॉर एग्जांपल अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है क्यूरेटिव पिटीशन का, अगर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन गवर्नेंस की ऑर्डिनेंस पावर का, तो कहीं ना कहीं वो टॉपिक करंट में रहा होगा, तभी वो क्वेश्चन पॉलिटी से पूछा गया है। तो यहां पर जो मैं करंट अफेयर की आपको वेटेज बता रहा हूं वो डायरेक्ट वेटेज बता रहा हूं। मैं आपको ये नहीं बता रहा कि भाई इनडायरेक्टली कितने क्वेश्चन पूछे गए, मैं आपको बता रहा हूं कि भाई कौन से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि डायरेक्टली करंट अफेयर से थे और कौन सी डायमेंशन से थे। तो करंट अफेयर के यहां पर उन्होंने लगभग 8 क्वेश्चन पूछे। 204 क्वेश्चन टफ थे, क्योंकि यहां पर अगेन आपके पास किसी पर्टिकुलर रिपोर्ट की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए थी, और वो रिपोर्ट जिसको हम थोड़ी कम वेटेज देते हैं अपनी प्रिपरेशन में। फॉर एग्जाम्पल एज पर FAO स्टैट, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट स्टैटिकल डाटाबेस, इनमें से इंडिया के मिल्क प्रोडक्शन के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अभी क्वेश्चन टफ है क्योंकि यहां पर हम इस रिपोर्ट को उतना डीप में नहीं पढ़ते हैं जितना डीप में क्वेश्चन आया है।
सिमिलरली अगर मैं बात करूं संतोष ट्रॉफी टूर्नामेंट की, तो स्पोर्ट्स का जो ये क्वेश्चन था काफ़ी लोगों को अटपटा लगा, क्योंकि स्पोर्ट्स के जनरली यूपीएससी में क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट एपीएफसी में उन्होंने डेडिकेटेडली स्पोर्ट्स का क्वेश्चन पूछा। और कुछ क्वेश्चन इजी भी थे। फॉर एग्जांपल ग्रुप ऑफ 20 के बारे में जो स्टेटमेंट पूछी वो काफ़ी इजी थी, क्योंकि इंडिया में उस टाइम पर ग्रुप ऑफ 20 की मीटिंग भी हुई थी, तो ये काफ़ी बच्चों ने सही क्वेश्चन भी किया। यूनिकॉर्न का जो क्वेश्चन था, अगेन ये क्वेश्चन डुएबल था, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री वॉज डुएबल। तो मॉडरेट 2, ईजी 2 और टफ 4। दोस्तों मॉडरेट में 2 इसलिए कह रहा हूँ, मैं अगेन उनको इजी मानूंगा, बट फिर भी इनको मैंने मॉडरेट में इसलिए डाल दिया क्योंकि बहुत प्रेशर जब आपके ऊपर एग्जामिनेशन का होता है तो बहुत सारे फैक्ट्स याद रखने मुश्किल होते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं एक एवरेज बच्चे की बात करूँ तो केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज 2022 का वो शायद भूल सकता था, क्योंकि फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी। बट अगर आपको याद था तो बहुत बढ़िया, इसलिए मैंने उसको मॉडरेट लेवल पे रखा है कि वहाँ पर फैक्ट्स की जो है याददाश्त जो अपनी मेंटेन रखना इन अ प्रेशर एनवायरनमेंट वो काफ़ी क्रिटिकल होता है और काफ़ी लोग उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन मॉडरेट था। करंट इवेंट्स में अगेन मैं आप लोगों को बता दूं कि जो डायमेंशन हमने आपको बताई हैं कि भाई फर्स्ट इन न्यूज से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, डिफेंस एक्सरसाइज से न्यू क्वेश्चन आ सकता है, स्पोर्ट्स में जो मेजर टूर्नामेंट्स है उससे क्वेश्चन आ सकता है, देन जो हमारी रिपोर्ट्स हैं, स्कीम्स हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं, उनसे क्वेश्चन आ सकता है। तो वैसा ही पेपर हमें देखने को भी मिला। दोस्तों यही डायमेंशन यूपीएससी की कोर डायमेंशन है जिनके ऊपर वो करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछती है और आपको ये डायमेंशन मिस नहीं करनी है। आगे बढ़े, अब बात करते हैं अकाउंटेंसी की। दोस्तों ये सरप्राइज पैकेज था 2023 के एपीएफसी एग्जामिनेशन में, और ये इसलिए सरप्राइज पैकेज था क्योंकि लोगों को इतनी ज़्यादा वेटेज इसकी एक्सपेक्टेड नहीं थी कि एकदम नंबर पिछली बार 3 से या 5 से सीधा 15 पहुंच जाएगा। और यहाँ पर जो क्वेश्चन थे दैट वाज अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, मतलब न्यूमेरिकल भी था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी थे और केस स्टडी टाइप का एक सिंगल लाइन क्वेश्चन भी था, जहां पर आपको थोड़ी सिचुएशन बना के उन्होंने दे दी थी। फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन है द इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ मशीनरी डैमेज कंप्लीटेड बाय फायर इज, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो कि बेसिकली रट्टा टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अब ये जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स इज नॉट डिटेक्टेड बाय ट्रायल बैलेंस, दिस इज समथिंग लाइक अ केस स्टडी क्वेश्चन, जहां पर आपको 4 केसेस बना के उन्होंने दे दिए। देन देयर वाज अगेन अ क्वेश्चन रिगार्डिंग द कैपिटल रिजर्व, which one of the following is not an error of commission, ऑडिटिंग के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन था। तो वैरायटी ऑफ टॉपिक यहाँ पर भी कवर किए गए। बट अगेन मैं आपको बता दूं कि अकाउंट्स में आपकी कोर नॉलेज बहुत मैटर करती है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो जिन लोगों ने बहुत वाइड में प्रिपेयर किया उनको शायद उतना मजा नहीं आया होगा, लेकिन जिन्होंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो जैसे हम कहते हैं कि ट्रायल बैलेंस, इनकम स्टेटमेंट, कोर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कोर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिन्होंने ये टॉपिक बहुत अच्छे कर रखे होंगे उनको पेपर थोड़ा सा जो है डुएबल लगा होगा। तो मॉडरेट क्वेश्चन जो थे वो लगभग 6 थे जो डुएबल थे, इजी क्वेश्चन 6 थे और 3 क्वेश्चन टफ थे जहां पर एक अच्छी अकाउंटेंसी की नॉलेज आपको होनी चाहिए थी। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इंडियन पॉलिटी की। दोस्तों इंडियन पॉलिटी का जो पेपर था वो टिपिकल यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तरह पेपर था। जो हम कहते हैं कि भाई पॉलिटी में आपको अब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कम देखने को मिलते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलते हैं जहां पर मल्टीपल स्टेटमेंट्स होती हैं और एक स्टेटमेंट करंट अफेयर बेस्ड होगी और 2 स्टेटमेंट स्टैटिक होंगे। तो एक मिक्स क्वेश्चन आता है करंट का प्लस स्टैटिक का फ्रॉम द इंडियन पॉलिटी कंपोनेंट जर्नली, जो कि यहाँ पर भी हमें देखने को मिला। तो यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन देखें तो गवर्नेंस की ऑर्डिनेंस पावर के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। तो यहाँ पर 2 स्टेटमेंट आपने लक्ष्मीकांत में पढ़ी होंगी, लेकिन तीसरी स्टेटमेंट कहीं ना कहीं करंट से आई होगी। क्यूरेटिव पिटीशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन था, अगेन जो है करंट में टॉपिक काफी चल रहा था। देन डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी एंड मेट्रो प्लानिंग कमेटी का क्वेश्चन था जो कि पूरा स्टैटिक क्वेश्चन था। अगेन जो थंगन कमेटी के ऊपर क्वेश्चन आया था वो भी पूरा स्टैटिक क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन था रिगार्डिंग द चार्जेस जो कि मेड होते हैं टू द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, अगेन अ स्टैटिक क्वेश्चन। तो जो 9 क्वेश्चन आपसे पूछे गए दोस्तों पॉलिटी के, मेरे हिसाब से यहाँ पर जो है 4 क्वेश्चन बहुत टफ थे क्योंकि वहाँ पर बहुत स्टैटिक और बहुत डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए थी। फॉर एग्जांपल मेट्रो जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी का क्वेश्चन था, ये काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशन आपसे मांग रहा था और काफ़ी अच्छी याददाश्त आपकी जान रहा था कि भाई क्या आपको पूरे प्रोविजन याद है कि भाई मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी की क्या कंपोजिशन होनी चाहिए। तो ये इतनी लंबी इंफॉर्मेशन पेपर में याद रखना और वो भी थोड़े लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक से बहुत डिफिकल्ट होता है। हम पंचायत वाला टॉपिक काफ़ी अच्छे से पढ़ के जाते हैं, लेकिन म्युनिसिपल कमेटीज का टॉपिक इतना डीप में नहीं पढ़ते हैं और इन्होंने क्वेश्चन डीप में पूछा। सिमिलरली जो ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के ऊपर चार्ज वाला एक्सपेंडिचर वाला क्वेश्चन था, यहाँ पर भी हमें आइडिया होता है कि भाई कौन कौन से मेजर एक्सपेंडिचर है जो चार्ज होते हैं सीएफआई पे, लेकिन हमें डीप में नहीं पता होता कि भाई एग्जैक्ट कौन कौन से एक्सपेंडिचर है, क्योंकि 15-20 एक्सपेंडिचर की लिस्ट है। तो यहाँ पर भी डेप्थ में नॉलेज चाहिए थी। थंगन कमेटी हम पढ़ते बहुत हैं लेकिन पेपर में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारी कमेटीज की रिकमेंडेशन में पढ़नी होती हैं। तो पॉलिटी वॉज ट्रिकी, ठीक है, अगर मैं एक वर्ड में बोलूँ तो ट्रिकी थी। और अगर मैं एक और जस्टिफिकेशन दूं तो वो ये था कि भाई आपके जो बाकी क्वेश्चन थे वहां पे कहीं ना कहीं करंट की नॉलेज भी अप्लाई हो रही थी। तो मॉडरेट क्वेश्चन जो थे वो 3 थे,
और इजी 2 थे और 4 क्वेश्चन टफ थे। पॉलिटी में दोस्तों अगेन लक्ष्मीकांत आपको अच्छे से पढ़ी होनी चाहिए, अच्छे से पढ़ी होनी चाहिए, मतलब आपको कम से कम 3-4 बार उसकी रिवीजन करनी पड़ेगी, तब जाकर आप खुद को कंफर्टेबल फील करेंगे इन दी एग्जामिनेशन हॉल। आगे बढ़े, कंप्यूटर अवेयरनेस की बात करें दोस्तों, अभी तक हम कहते थे कि भाई ये लो हैंगिंग फ्रूट है एग्जामिनेशन में, और हमारी ये बात बिल्कुल वैलिड होती है जब आप एपीएफसी का 2023 का पेपर देखोगे। दोस्तों कंप्यूटर अवेयरनेस काफी स्कोरिंग है, जस्ट लाइक द जनरल इंग्लिश पार्ट, अगर आपने पढ़ा हुआ हो। मैं अगेन एक क्लॉज पक्का लगाता हूँ कि लोगों को लगता है कि भाई कंप्यूटर तो हम काफ़ी यूज़ करें अपनी डेली लाइफ में, तो हमें तो काफ़ी अच्छे बेसिक क्लियर है, हमें पता है कि भाई किस चीज़ का क्या मतलब है, HTML कोड वगैरह क्या होता है, लेकिन पेपर में थोड़ी सी डेप्थ में नॉलेज चाहिए। तो अगर आप लोगों ने थोड़ी सी भी क्वालिटी प्रैक्टिस कर रखी थी कंप्यूटर की, तो यहाँ पर आप अच्छा स्कोर कर सकते थे। कंप्यूटर से अगेन वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टॉप डाउन लैंग्वेज, विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज एट्रीब्यूट्स रिक्वायर्ड फॉर एन इंटरनल लिंकिंग इन HTML, ठीक है। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि भाई बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ द ऑक्टल नंबर 473। तो ये टिपिकल क्वेश्चन है कंप्यूटर के, जहां पर एक लेवल डेप्थ में आपको और जाना पड़ेगा। आप लोग ऊपर ऊपर से सरफेस रीडिंग नहीं कर सकते किसी भी बुक की, आपको क्वालिटी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। और अगेन बहुत डेप्थ में भी नहीं, एक लेवल डेप्थ में, आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियर भी नहीं बनना, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर अभी तक आप लोग आईपी एड्रेस की डेफिनेशन वगैरह पढ़ते थे, इसकी फुल फॉर्म पढ़ते थे, अब आपको आईपी एड्रेस के बेसिक डिटेल भी पता होना चाहिए, भाई कितने नंबर का कोड होता है, और जो यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज हैं इनमें कितने नंबर हो सकते हैं, क्या लिमिट है नंबर्स की, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कंप्यूटर अवेयरनेस में 6 मॉडरेट क्वेश्चन थे, 2 इजी क्वेश्चन थे और टफ 2 क्वेश्चन थे। और मॉडरेट क्वेश्चन दोस्तों मैं बार बार बता दूं आपको कि मैं क्यों कहता हूं कि यहां पर चीजें बहुत सारी याद रखनी होती हैं, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। इजी क्वेश्चन का मतलब क्या है कि बहुत ज्यादा एफर्ट आपका नहीं लग रहा, आपको क्वेश्चन में भी काफी अच्छे डिफरेंसेस से ऑप्शन दे दिए कि आप ऑप्शन एलिमिनेट कर पाओ, और आपको चीजें ज्यादा याद भी रखनी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो वो क्वेश्चन इजी बनता है। मॉडरेट में ऑप्शंस भी क्लोज हैं और आपको थोड़ी याददाश्त भी अपनी हाई रखनी है, तो वहां पर मॉडरेट क्वेश्चन आता है। हिस्ट्री एंड कल्चर की बात करूं दोस्तों, अगेन हिस्ट्री एंड कल्चर से वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन कल्चर पे ज्यादा फोकस किया गया रेदर देन दी हिस्ट्री पार्ट। हमें लगता था कि भाई फ्रीडम स्ट्रगल को ज्यादा ही फोकस पे रखेंगे, लेकिन फ्रीडम स्ट्रगल से एक बहुत ही टफ क्वेश्चन आया जो हार्डली किसी बच्चे ने सुना हुआ था। बट कल्चर से काफी जो है वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, और थोड़े डुएबल क्वेश्चन थे कल्चर वाले पार्ट से। अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं भी, जैसे विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट, तो यहाँ पर हर्मिका और विमाना हम सबने सुना हुआ था, नो डाउट सूत्रधारा जो है हमने नहीं सुना हुआ, तो नितिन सिंघानिया जिसने पढ़ी थी वो ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाता, क्योंकि उसको 2 के बेसिस पर क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ी सी सहूलियत फील होती। अगर मैं बात करूं, ये क्वेश्चन अलेक्जेंडर वाला जो था, जहां पर आपसे आर्कोलॉजिस्ट के बारे में क्वेश्चन पूछे गए, दिस वाज टफ क्वेश्चन, क्योंकि जनरली हम इतना डीप में नहीं पढ़ते हैं। राइज ऑफ मगधा के पीछे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या था, ये हमें पता है, हमने बहुत बार पढ़ा भी है, ठीक है। कैलाशनाथ टेम्पल वाज अ इजी क्वेश्चन। और इंडियन पोइट्री के बारे में अगेन जो क्वेश्चन था वो इजी था, बट अगेन उसको मैंने मॉडरेट लेवल पे डाला है, ताकि इसलिए डाला है ताकि आपके पास अच्छी नॉलेज अगर बेस है, आपको याददाश्त आपकी अच्छी है, तो ही आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाते। और दोस्तों इसके अलावा एक क्वेश्चन और भी था, ठीक है, जहां पे अच्छा खासा आपको नॉलेज चाहिए था, वो था रिगार्डिंग पायला डायनेस्टी, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। कौटिल्यन अर्थशास्त्र डिस्क्राइब अवेलेबिलिटी ऑफ वैरायटी ऑफ पल्स फ्रॉम दी, ये अगेन डेप्थ वाला क्वेश्चन था, जहां पर हमें अर्थशास्त्र के बारे में थोड़ा सा और डीप में पता होना चाहिए था। और जो मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन था दोस्तों, दैट वाज अ टफ क्वेश्चन कि भाई अगाधु समांतरा जो थे वो कहाँ पे, वेयर वॉज ही डेप्यूटेड बाय INA ऐसा नाइक, बहुत टफ क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो यहाँ पर इजी क्वेश्चन में एक ही बोलूंगा, मगधा के राइज ऑफ जनपदा वाला, उसके अलावा सारे क्वेश्चन मॉडरेट या फिर डिफिकल्ट कैटेगरी में थे। तो अगेन दोस्तों यहाँ से हमें क्या इंडिकेशन मिलता है कि हिस्ट्री उतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, या फिर वो टॉपिक उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जिनको हम ज़्यादा मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल जलियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है, हमारे जो एक्ट्स आए हैं 1909 वाले मॉरल रिफॉर्म्स हो गए, मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म हो गए, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 हो गए, हम वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन जो कोर हिस्ट्री है, या फिर जो ऐसी हिस्ट्री है जहां पर जनरली हमें अच्छी बुक्स की तरफ जाना पड़ेगा, प्लासी टू पार्टीशन पढ़नी पड़ेगी, वो वाली हिस्ट्री एग्जामिनेशन में भी आती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं जनरल साइंस की दोस्तों, दिस वाज अगेन अ स्कोरिंग कंपोनेंट, और यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट भी नहीं मारने, आपको 6 से 10th की एनसीईआरटीज के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, बेसिक फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के, और आप इन 10 क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे थे, अगेन अब बेसिक फिजिक्स क्वेश्चन कि भाई एक ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, उसके विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, और एक स्पीड अटेन करते हैं 108 किलोमीटर पर आवर की 5 मिनट्स में, तो इसने किसने डिस्टेंस कवर किया होगा, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है भाई कि S = UT + ½ AT², तो वो फॉर्मूला अप्लाई करके आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहा था। सिमिलरली देयर वाज क्वेश्चन रिगार्डिंग मिरर, कन्वेक्स मिरर के रिगार्डिंग, लेंसेज के रिगार्डिंग क्वेश्चन थे, इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन था। तो अगेन बहुत टफ क्वेश्चन नहीं थे, बट
हमें 6 से 10 की एनसीईआरटी पे कवरेज काफ़ी अच्छी रखनी पड़ती इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर भी आप क्वेश्चन अगर देखेंगे कि तो इलास्टिक कोलिजन के रिगार्डिंग जो हमने बोला हुआ है कि मोमेंटम, कोलिजन और इलास्टिसिटी, इनके ऊपर क्वेश्चन काफ़ी आते हैं, तो यहाँ पर भी आपको वो क्वेश्चन देखने को मिले। तो ये प्रेडिक्टेबल पेपर था जनरल साइंस का। और अगेन मैं अगर एक वर्ड में डिफाइन करने वाला हूँ इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, तो दिस सब्जेक्ट वाज डुएबल, और आप यहाँ पर इजीली 7 क्वेश्चन ठीक कर सकते थे आउट ऑफ 10। आगे बढ़ते हैं, आयरन लेबर लॉ की बात करते हैं। एंड दोस्तों अगेन जस्ट लाइक अकाउंटेंसी पार्ट, दिस सब्जेक्ट वाज क्वाइट ट्रिकी इन द एग्जामिनेशन, और हमें इतनी वेटेज एक्सपेक्टेड नहीं थी। और दूसरी बात कि हम जो 6 एक्ट हमेशा आपको बोलते आते थे कि भाई ये 6 एक्ट प्रायोरिटी में प्रिपेयर कर लीजिए, हमें इस बार एग्जामिनेशन में कुछ नए एक्ट भी देखने को मिले जो हमने पहले कभी आपको बताए नहीं थे, या फिर पहले हमने प्रिडिक्ट नहीं किए थे कि इन एक्ट से भी क्वेश्चन आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं, तो हमने आपको कभी भी बहुत सारे एक्ट ऐसे थे जो नहीं बताए थे। फॉर एग्जाम्पल जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एक्ट है, माइन एक्ट है, इंडियन माइन एक्ट, वो हमने कवर नहीं करवाया था अपने कोर्सेज में भी, लेकिन पेपर में क्वेश्चन आए। तो जो पहले 6 एक्ट हम इंपॉर्टेंट बताते थे उनका नंबर अब इंक्रीज हो गया, 12-13 हो गया है। तो अब आपके पास जो आयरन लेबर लॉ को प्रिपेयर करने का स्कोप है वो बढ़ गया है। और अगर मैं लेबर आयर की बात भी करूं तो पिछली बार से थोड़े टफ क्वेश्चन थे और फैक्चुअल क्वेश्चन थे। फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन था कि आपको सेंट्रल ट्रेड यूनियन फेडरेशन को लिंक करना था कि कौन सी पार्टी से वो एफिलिएट करती है। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छी आईआर की नॉलेज आपसे डिमांड कर रहा था। और दोस्तों आईआर के क्वेश्चन इसलिए भी टफ थे क्योंकि यहाँ पर आपको प्रोविजंस याद रहने चाहिए। और एक क्वेश्चन थोड़ा सा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी था, जहाँ पर आपको उन्होंने थोड़ी सी जो है नंबर्स में यूनियन बना के दी थी, आपको बताना था कि भाई किस तरह की ये यूनियन किस एक्ट में जो है हम उसको मेंबरशिप दे सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। तो अगेन क्वेश्चन ट्रिकी थे और आईआर की थोड़ी ठीक ठाक नॉलेज होनी चाहिए थी। जिन लोगों को ये लगता है कि भाई 10 दिन में हम छोटी पीडीएफ पढ़ के या फिर छोटे नोट्स पढ़ के आईआर कवर कर लेंगे, उनको अब ये ध्यान रखना है कि भाई स्टैंडर्ड सोर्सेज पढ़ना शुरू कर दीजिए और थोड़ा सा डेप्थ में इस कंपोनेंट को पढ़िए, ताकि एग्जाम में 14 में से आप 10-11 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रेडी हो जाओ। तो ये है आयरन लेबर लॉ की वेटेज। सोशल सिक्योरिटी अगेन पहले काफ़ी ज़्यादा वेटेज थी, लेकिन इस बार वेटेज कम देखने को मिली, सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछे गए थे और पेपर टफ नहीं था। प्रोविजन बेस्ड क्वेश्चन थे हमारे, जो 5 एक्ट हम आपको बताते हैं वहीं से, जैसे एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट हो गया, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट हो गया। कोई नया एक्ट हमें इस बार देखने को नहीं मिला है। जो 5 एक्ट हमेशा हमने प्रिडिक्ट किए हैं उन्हीं 5 एक्ट से 5 क्वेश्चन पूछे गए और पांचों क्वेश्चन डुएबल थे। एक क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ज्यादा फैक्ट याद रखना था, इसलिए मैंने इसको टफ बना दिया, अदरवाइज 2 ईजी और 2 मॉडरेट लेवल के थे। अब दोस्तों अगर मैं ओवरऑल पेपर की बात करूं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं ओवरऑल पेपर की बात करूं तो एपीएफसी 2023 का पेपर 2015 की तुलना में काफी डिफिकल्ट था। क्यों डिफिकल्ट था? क्योंकि नेचर ऑफ क्वेश्चन डिफरेंट हो चुके थे। अब क्वेश्चन कंसेप्चुअल ज्यादा है रेदर देन स्ट्रेट फॉरवर्ड। दूसरी बात कि अब आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन देखने को मिले। पहले जनरली सिंगल लाइन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ज्यादा थे, लेकिन अब मल्टीपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्वांट रीजनिंग का लेवल, ये सब इंक्रीज हुआ। तो टाइप ऑफ क्वेश्चन, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिली रेदर देन अ सिंगल स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप क्वेश्चन। तो 2015 के कंपेरिजन में ये डिफरेंट पेपर था। दिस इज मोर लाइक अ यूपीएससी प्रीलिम्स पेपर रेदर देन दी कन्वेंशनल एपीएफसी पेपर ऑफ 2015 और 2012। तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ी सी प्रैक्टिस और ज्यादा करनी पड़ेगी स्टैंडर्ड अच्छे क्वेश्चंस की, ताकि आप इस पेपर को देखकर अजीब फील ना करें। देखिए हुआ क्या पेपर में कि जनरली बच्चों को लग रहा था 2015 का पेपर देख के एपीएफसी का, 2021 का पेपर देख के ईओ का, कि यहाँ पर हम जाएंगे अच्छी तैयारी के साथ और हम 200 मार्क्स के अराउंड ले आएंगे, मतलब 200 मार्क्स लाने फिजिबल है, जैसा पेपर आता है 2015 और 21 का जैसा आया था। तो जब वो पेपर में गए तो पेपर एकदम डिफिकल्ट आ गया उनके सामने और वहां पर फंस गए। तो दोस्तों वहां पर जिसने अपना टेम्परामेंट मेंटेन रखा, जिसने सोचा कि भाई मुझे अब एक्यूरेसी पे खेलना है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने, ठीक है, अगर मैं 80-85 क्वेश्चन भी ठीक कराता हूं तो मेरी सिलेक्शन हो जाती है, तो उन लोगों का ही अच्छा रिजल्ट आया है। जिन लोगों ने वहां पर तुक्के मारने शुरू कर दिए, पेपर के प्रेशर में वो बह गए, तो उनका रिजल्ट पुअर भी आया है। तो ओवरऑल जो मॉडरेट लेवल क्वेश्चन थे वो 55 थे, और 55 अगर मॉडरेट लेवल क्वेश्चन है तो यहाँ पर ही आपकी सिलेक्शन जो है डिसाइड होनी थी। जिन लोगों ने इन 55 क्वेश्चन में अपना टेम्परामेंट मेंटेन रखा और थोड़ी सी उनकी प्रिपरेशन का लेवल अच्छा था, तो उन्होंने यहाँ पर अच्छा स्कोर किया। इजी क्वेश्चन तो 35 थे, और जो बच्चे नॉर्मल प्रिपरेशन भी करते हैं वो भी यहाँ पर अच्छा स्कोर कर ही लेते हैं, बट ये डिसाइडिंग फैक्टर था। टफ क्वेश्चन 30 थे, जिनमें से अगेन मैं कहूँगा कि 10 तो बिल्कुल ही टफ थे, मतलब जिनका हमें अता पता ही नहीं था कि भाई ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिए। 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो इसलिए टफ थे कि भाई वहां पे बहुत तगड़ा कंसेप्ट लगाना था या फिर बहुत डीप में नॉलेज होनी चाहिए थी। तो वो क्वेश्चन कुछ बच्चों ने जिन्होंने 5-6 साल प्रिपरेशन कर रखी थी यूपीएससी की, उन्होंने सॉल्व भी किए, बट अदरवाइज 10 क्वेश्चन तो बहुत ही खतरनाक पूछे थे उन्होंने। दोस्तों
एपीएफसी एग्जाम का ये पैटर्न हमें यही सीख देता है कि हमें अपनी अप्रोच फ्लेक्सिबल रखनी चाहिए एग्जामिनेशन में। हमें एक रिजिड माइंडसेट का पेपर में नहीं जाना चाहिए कि भाई ऐसे ही पेपर आएगा, हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। नहीं, आप लोग प्रैक्टिस करके जाइए डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस की, डिफरेंट सेट ऑफ फुल लेंथ मॉक्स की, ताकि एग्जाम में जाके आप अपनी अप्रोच पेपर के हिसाब से मॉडिफाई कर पाएं कि यार हाँ यार, ये पेपर तो टफ आ गया, तो अब मुझे यहाँ पर इस तरीके से खेलना है। अरे यार, ये पेपर इजी आ गया, तो मुझे इस तरीके से खेलना है। तो अगेन आपकी अप्रोच पेपर के बेस पे डिसाइड होनी चाहिए, ना कि आपके प्री डिफाइंड माइंड सेट पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लग रहा है कि भाई पेपर बहुत टफ है, तो भाई कछुए बन जाओ, अपने शेल में घुस जाओ, एक्यूरेसी पे खेलो केवल। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भाई पेपर इजी है, तो थोड़ा फेल हो, फिर क्वेश्चन में पेपर में अपने अटेम्प्ट्स बढ़ा दो। ठीक है, तो दिस वाज द स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग द पेपर ऑफ 2023 एपीएफसी एग्जामिनेशन। और दोस्तों, यहाँ से अगेन आपको बहुत चीज़ें सीखनी है कि भाई हमें अगले साल के लिए बहुत मेहनत करनी है। कंपटीशन भी बढ़ रहा है, पेपर का लेवल भी बढ़ रहा है, तो हमारी प्रिपरेशन का लेवल भी बढ़ना चाहिए। अगर दोस्तों आपको कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग दी एग्जामिनेशन, आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।